अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैब रज़ाक हियर। आज मैं ये वीडियो जो है वो एमकैट की गाइडेंस के लिए बना रही हूँ फॉर बोथ फ्रेशर्स एंड इम्प्रूवर्स। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई गॉट एडमिशन इन रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी दिस ईयर एंड माई मार्क्स वर 182 आउट ऑफ 200 and my aggregate was 93.72%. In FSC, I secured 1080 marks out of 1100 and this was my second attempt. फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 2021 में दी थी और उसमें मेरा एग्रीगेट 82.9% था। आज मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करूँगी, साथ आपको गाइडेंस के लिए कुछ चीज़ें बताऊँगी जो आपकी प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाता है कि एकेडमी या फिर सेल्फ स्टडी। मैंने एकेडमी को प्रेफर किया था बिकॉज इट वाज बेटर फॉर मी कि एक शेड्यूल है और उसके मुताबिक मैं प्रिपरेशन कर लूँ तो मेरे लिए इजी था। तो फिर मैंने एकेडमी को जो है वो ज्वाइन किया फेब 2022 में और मैंने किप्स ज्वाइन की थी। फिर हमारा सेशन कंप्लीट हो गया था मई में एंड देन आई took a session of CTS attend before paper. बुक्स की अगर बात करें तो मैंने जो है वो किप्स की ही बुक्स यूज़ की थी। पास पेपर्स किए थे मैंने और कुछ जो चैप्टर्स मुझे मुश्किल लगते थे जो जिन भी सब्जेक्ट्स के उनके लिए फिर मैंने स्टेप के कुछ MCQs देखे थे और एक दो सोर्सेज और यूज़ की थी। फ़िज़िक्स के लिए क्योंकि फ़िज़िक्स MCAT के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही होती है, लेकिन हमारे सर ने काफ़ी अच्छी पढ़ाई थी तो मुझे काफ़ी ईज़ी हो गया था। अच्छा आ गया था मुझे समझ, कंसेप्ट भी क्लियर हो गए थे और फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने इसकी डाइवर्स सोर्सेज यूज़ की थी। एक चैनल मैंने फ़िज़िक्स विद शाहिद यूज़ किया था और फिज़िक्स इन सेकंड पे जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो मैंने अटेम्प्ट किए थे। साथ फ़िज़िक्स की मैंने जो है वो पास पेपर्स के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह किए थे PMC के पेड टेस्ट, क्योंकि हमारी दफ़ा नेशनल था तो फिर मैंने पेड टेस्ट के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे हर सब्जेक्ट के और पास पेपर्स भी मैंने देखे थे फ़िज़िक्स के। तो अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो बुक्स की जहाँ तक बात है तो आप लोग जिस भी अकेडमी जा रहे हैं या जहाँ से भी प्रिपरेशन करें आप पहले उनको अच्छी तरह करें और अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो फिर आप डाइवर्स सोर्सेज की तरफ ज़रूर जाएं। लेकिन पहले मेरे ख्याल में आप जो है वो एक सोर्स पे ही रह के उसको अच्छी तरह करें और फिर आप उसको डाइवर्सिटी की तरफ जाएं, क्योंकि क्वांटिटी डज़ नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। जब तक आपको एक क्वेश्चन का मेथड नहीं पता होगा कि वो अटैम्प्ट किस तरह से करना है या उसमें क्या मेथड लग रहा है तो फिर फ़ायदा नहीं है। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन आते हैं आपके पास केमिस्ट्री में, फर्स्ट चैप्टर है ये फर्स्ट ईयर का। तो उसमें अब क्वेश्चन की पहचान होती है, कीवर्ड्स होती हैं, तो इस तरह की मेन चीज़ें होती हैं और फिर उसका मेथड भी दोनों का डिफरेंट है। तो अगर आप इस तरह के काफ़ी ज़्यादा 100 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर लें लेकिन आपको मेथड नहीं समझ आ रहा कि वो क्या है तो फिर आपके वो 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने 10 to 20 क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट किए हैं जिसमें आपको मेथड समझ आ गया तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। तो मेरे नज़दीक यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, तो मैंने क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया, अच्छी तरह मेथड को समझ के फिर क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। और नो डाउट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपने करनी है और रोज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन प्रैक्टिस करें और एक दिन नहीं करें। मेरी प्रिपरेशन के दौरान जब मैंने एकेडमी से ब्रेक ली थी और रिवीजन करने के लिए, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया था तो उसमें मैंने एक मिस्टेक ये की थी कि मैंने प्रैक्टिस छोड़ी थी कुछ दिनों के लिए ना, तो आप फिर लैग कर जाते हैं पीछे, आप उस तरह से नहीं कर सकते सही को। अब तो आपने रोज़ की रोज़ MCQ से है ना वो प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन प्रैक्टिस किया और फिर दूसरे दिन आपने छोड़ दिया, नो। रोज़ का रोज़ आपने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना है और लाजमी करना है, क्योंकि अब MCQs ही आने हैं आपके पेपर में और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं। तो फिर आप उनको अच्छी तरह से लेके चलेंगे तो फिर आप इजीली कर पाएंगे। प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। पास पेपर्स की जहाँ तक बात है तो मैंने जो है वो किप्स की एक बुक थी, वहाँ से मैंने किए थे अटैम्प्ट और उसमें पे टेस्ट डाले हुए थे उन्होंने लास्ट ईयर के। और फिर मैंने कैप यूज़ की थी प्री मेड और ये मैंने 1 मंथ पहले यूज़ की थी अपने टेस्ट से। और इसमें प्रोविंसेस, डिफरेंट प्रोविंसेस के जो है ना हमारे पास पास पेपर्स दिए हुए थे, तो इट वाज रियली हेल्पफुल। उसमें नम्स के भी थे, NTS के भी थे और SESAMU के थे, UHS के थे पास पेपर्स। तो वो काफ़ी इजी हो जाता है और उसमें ये भी है कि टॉपिक वाइज अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है उसके भी अलग से जो है वो MCQs दिए होते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के पास पेपर्स के साथ, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो फिर मैंने जो है वो प्रीमेड भी यूज़ की थी पास पेपर्स के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप करना चाहते हैं तो आप भी उसको ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हैं, ईजी हो जाता है। एक जगह इकट्ठे आपको क्वेश्चन मिल जाए सारे प्रोविंसेस के, आप जो अब तो वैसे ही प्रोविंशियल है तो आप अपने प्रोविंसेस के जो पास पेपर्स हैं वो लाजमी देखने आपने। अब स्टडी पैटर्न और टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं।
देखिए, एफएससी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और इंटी टेस्ट जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। एफएससी में आपके अलग-अलग सब्जेक्ट्स के अलग-अलग डेज़ पे पेपर होता था। अब आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं और एक दिन में आपने उनको अटेम्प्ट करना है। उनकी प्रिपरेशन भी आपने इसी तरह से करनी है। हर सब्जेक्ट को आपने अच्छा टाइम देना है। बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल पूछ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि एक हमें टाइम टेबल बता दें। तो मैं यही कहूँगी कि एक आइडियल टाइम टेबल घूम रहा होता है हर जगह नेट पे या जो भी बता रहे होते हैं, तो फिर हम ब्लाइंडली उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आप लोगों को जो कंफर्टेबल है आपने उस तरह से पढ़ना है। आपके पास ये बात ज़हन में होनी चाहिए कि यू हैव 24 आवर्स और आपने जो है वो उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जो मिस्टेक थी वो यही थी कि मैं अपने टाइम को सही तरह मैनेज नहीं कर पाई थी। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ होल लॉट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके ना सिर्फ इंटी टेस्ट अटैम्प्ट करते हुए बल्कि उसकी प्रिपरेशन के लिए भी, ठीक है? तो अगर मैं आपसे अपना टाइम टेबल शेयर करूँ तो मेरा यही था कि सुबह 4 to 5 o'clock मैं उठ जाती थी और हमारी अकेडमी स्टार्ट होती थी 11 o'clock तक। तो मैं 10:30 घर से निकलना होता था, तो उससे पहले फिर मैं पढ़ती रहती थी अकेडमी जाने से पहले। फिर वहाँ हमारा ऑफ होता था 4:30, तो वापस आते आते 5:30 हो जाते थे। और फिर मैं दोबारा रात को 12 और 1 o'clock तक पढ़ती थी और फिर सुबह जल्दी उठ जाती थी। तो इस तरह से टाइम टेबल था। लेकिन जब अकेडमी नहीं होती तो फिर जब सेल्फ प्रिपरेशन का टाइम आया था टेस्ट के करीब, तो फिर आपके पास पूरा दिन होता है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, अकेडमी के आवर्स निकल जाती हैं, तो फिर आप और भी अच्छी तरह जो है वो पढ़ सकती हैं। तो टाइम टेबल का मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से आपको ईजी है आप उस तरह से करें, लेकिन अपनी स्लीप को आपने कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि अगर आप स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर एट द एंड आपको ही नुकसान होगा। क्योंकि टेस्ट के करीब आके मेरे भी एंड पे जब मैंने नम्स का टेस्ट दिया था तो स्लीप काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। मैं नम्स का टेस्ट हमारा एमकेट से पहले था, तो मैं तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई थी। तो फिर काफ़ी जो है वो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर आपने अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो डाइट अच्छी रखिए और स्लीप पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और आपके पास 24 आवर्स इनको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना है, अपने डे को डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे रहें सारा दिन और एक ही चैप्टर पे अपना टाइम वेस्ट कर दें। आपने जो है वो हर चीज़ को मैनेज करके चलना है, साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है, अपने बुक रीडिंग को भी टाइम देना है और अपने अपने सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड करना है एक डे में। यहाँ पे एक बात आ जाती है कि फिर रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में भी काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं, तो वो मैं आपको एंड पे बताऊँगी। सबसे पहले मैं एक बात आपको ये बताऊँगी कि जो आपने मिस्टेक्स हैं उनको कैसे कोप अप करना है और आपने परेशान नहीं होना उनसे। मैंने जो है वो मिस्टेक बुक्स बनाई थी, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग भी जो है वो मिस्टेक बुक्स बनाएं। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना और जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो मिस्टेक्स किस टाइप की हैं। आइदर दे आर कंसेप्चुअल, वो एमसीक्यू आपका गलत हो रहा है, या मेमोराइजेशन वाला आपका एमसीक्यू गलत हो रहा है, या फिर जो है वो आपका वैसे ही कोई टेबल से एमसीक्यू आया था या कहाँ से आया था, किस टाइप का, आपने उनको रेक्टिफाई करना है और उन पे काम करना है, ठीक है? और मिस्टेक बुक में उन एमसीक्यूज़ को आपने जो है वो लिखते जाना है साथ साथ। इस तरह करने से आपका फ़ायदा होगा कि आप अपनी जो आपकी वीकनेसेस है ना, आप उस पर बहुत अच्छा तरह से जो है वो काबू पा लेंगे और आप उसको अच्छी तरह कोप अप कर लेंगे अपनी वीकनेस को। तो एट द एंड आपको ही आसानी होगी। अपने वीक एरियाज़ पे जो है वो आपने बहुत ज़्यादा काम करना है। बाकी आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो मैं आपको जल्दी जल्दी सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपने किन किन चीज़ों पे जो है वो मेन फोकस करना होता है। सब्जेक्ट वाइज में अगर हम देखें तो सबसे पहले बायो में जो है वो आपने डायग्राम्स पे भी अच्छी तरह फोकस करना है। बुक रीडिंग को जो है वो आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है? और डायग्राम्स के नीचे भी कुछ लाइंस लिखी होती हैं उस पर। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक आपने बहुत अच्छी तरह करनी है और इनऑर्गेनिक को भी इग्नोर नहीं करना। उसकी इंफॉर्मेशन क्योंकि बेस्ड होती है, तो उसको भी आपने अच्छी तरह अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर कंसल्ट करना है। फिजिक्स की मेन थिंग होती है न्यूमेरिकल, और बच्चों को जो है वो मैथमेटिकल सोल्यूशन जब वो कर रहे होते हैं तब प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरह से करें कि आप स्क्वेयर्स याद कर लें फर्स्ट 20 वर्ड्स के, सॉरी जो आपके 1 2 3 4 इसके स्क्वेयर याद कर लें आप, और बाकी क्यूब भी आप याद कर सकते हैं फर्स्ट 20, ठीक है? और उसके बाद अगर हम बात करें, ये सब्जेक्ट वाइज हो गया इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करती है वो कैब। तो वो कैब के लिए आपने ये करना, तो वोकैब का यही है कि आप 10 वर्ड्स एक दिन के लिए रख लें और उनको याद कर लें। पहले आपने उनका मीनिंग देखना है अच्छी तरह, क्योंकि आप सेंटेंस कंप्लीशन की फॉर्म में आई थी हमारी दफ़ा, तो आपको मीनिंग आता होगा तो आप इजीली जो है वो कर लेंगे, ठीक है? फर्स्ट 10 वर्ड्स करें, फिर नेक्स्ट डे उन प्रीवियस 10 का रिवाइज करें और फिर जो है वो नेक्स्ट टाइम कर लें। तो इस तरह से आपके जो है वो सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। रिवीजन स्ट्रैटेजी की जो हम बात कर रहे थे, रिवीजन स्ट्रैटेजी में बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम किस तरह से एंड पे जो है वो रिवाइज करें। तो आपने एंड पे रिवीजन पे अपनी जो आपको मुश्किल लगती हैं चीज़ें, आपने उनको जो है वो ज़रूर फोकस रखना है, उनको अच्छी तरह आपने बार बार रिवाइज करना है इन चीज़ों को। और फिर आप जब आपका टेस्ट करीब आए तो अपने डेज को आपने जो है डिवाइड कर लेना है सब्जेक्ट वाइज। तो मैंने जो है वो बायो को
2 दफ़ा किया था मैंने, मल्टीपल रिवीजन वैसे तो मैंने की थी, लेकिन मेन जो सारी एक दफ़ा दोबारा कवर की थी वो मैंने 2 दफ़ा की थी। एक तो टेस्ट से कुछ दिन पहले और एक टेस्ट से 1 वीक पहले भी दोबारा मैंने अच्छी तरह कर ली थी कवर। और फिर केमिस्ट्री और फिज़िक्स आपकी आ जाती है। केमिस्ट्री तो जल्दी हो जाती है, फिज़िक्स भी जल्दी हो जाती है। इसमें आपने फिज़िक्स के सिर्फ फार्मूलाज जो हैं वो रिवाइज़ करने होते हैं, वो ईज़िली हो जाता है, आराम से 1 दिन में हो सकती है आपकी फ़िज़िक्स। और केमिस्ट्री में जो है वो आपको 2 दिन लग सकते हैं। तो इस तरह से आपने चीज़ों को जो है वो लेके चलना है। एंड पे मैं आपको कुछ गोल्डन एडवाइसेस देना चाहूँगी जो आपके प्रिपरेशन में ज़रूर काम आएंगी और आपको आगे भी काम आएंगी कहीं ना कहीं। देखिए, आपने जो है वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और उनसे दुआएं लें, ठीक है। और मेहनत आपने नहीं छोड़नी और स्ट्रगल करते रहना, आपने गिव अप नहीं करना। बहुत सारे इम्प्रूवर्स भी देख रहे होंगे ये वीडियो, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आपने जो है वो गिव अप नहीं करना होता और ये एक टफ़ टाइम होता है। आई माई सेल्फ बीइंग एन इम्प्रूवर, काफ़ी मुश्किल होता है चीज़ों को साथ लेके चलना, प्रेशर हैंडल करना एक प्रेशर भी होता है। तो उन चीज़ों को साइड पे रख के आपने सेक्रीफाइस करें और जो है अपना अच्छी तरह स्ट्रगल करें। और जितने भी बच्चे मैम कह देंगे तो ये बात जहन में रखें कि आप कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तो फिर आप कल कुछ है वो किसी डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे, ठीक है। तो अपना सोशल मीडिया वगैरह से ज़रा दूर रहें और अपने टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें और फजूल चीज़ों में अपना टाइम बिल्कुल आपने वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल फुली फोकस होकर आपने तैयारी करनी है। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस चाहिए हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में, या कोई भी आपको क्वेरी है मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।